मंजिल न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इनकी नाव टूटी पड़ी है, कैसे चलेंगे आगे। आज G20 में 20 देश के डेलीगेशन यहाँ पर आए और भारत का गौरव बढ़ा दिया, भारत का मान बढ़ा दिया। इससे पहले हमारा देश कूटनीति में सिर्फ जाकर के मनमोहन सिंह जी चौथी रो में खड़े हो जाते थे ऐसे हाथ बांध करके। आज हमारा देश पूरे विश्व को बता रहा है कि किस राह पर चलना है। G20 की अध्यक्षता अगर मनमोहन सरकार में कांग्रेस को मिल जाती है तो शायद हमारी पैर की चप्पल भी गायब हो जाती, क्योंकि ये घोटालेबाज है। मोदी के राज में हम 5G चला रहे हैं, इनके राज में हम 2G पे थे। ये कभी हमें राक्षस बोलते हैं, कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बातें करते हैं, कभी बजरंग दल को खत्म करने की बात करते हैं। अगर हिंदुओं से इतना बिगाड़ खाता है तो हिंदुओं से वोट मांगते क्यों? आज मोदी जी और को हराने के लिए तुम इतनी ताकत लगा रहे हो, इतनी ताकत तुम पाकिस्तान को हराने में लगाते ना, अब इतनी ताकत लगा रहे हो एक सच्चे इंसान को गिराने के लिए। अरे मेरे भाई, मोदी जी वो उभरते हुए सितारे हैं, वो सूरज के पर बैठे हुए इंसान है। तुम ये नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो, रेंगते रहो, तुम गालियां बकते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ बस। G20 की अध्यक्षता और उससे जो वाहवाही लूटी है मोदी सरकार ने, आपको क्या लगता है कि चांदी की चम्मच में मेहमानों को खाना खिला करके भारत ने गलती कर दी? नहीं, उन्होंने तो अपने धर्म का, अपने संस्कृति का पहचान दिया है कि हमारे यहाँ पहले चांदी, मतलब हमारे राजा महाराज चांदी के चम्मच। और आज जाओ सिंधिया पैलेस में, आप सिंधिया पैलेस में ग्वालियर चले जाओ, वहाँ पे बिल्कुल आपको उन्हीं बर्तनों में खाना मिलते हैं। तो राजा रजवाड़े में हम तो इतने समीर थे, मतलब मुगल कालीन से पहले हम तो इतने मजबूत थे और इतने धनी थे कि हमारे घर में चांदी के चम्मच और सोने के बर्तन में ही खाना बनते थे और लोग खाते थे। वो तो मतलब मुगल कालीन के लोगों ने लूट करके यहाँ से ले गए, अंग्रेज लूट करके ले गए। वापस मोदी जी आए हैं और उन्होंने बोला है कि हमारी संस्कृति तो यही है, 300 साल पहले जो हमारी संस्कृति थी वही संस्कृति है। अपनी संस्कृति उन्होंने दिखाई है, सनातन की संस्कृति दिखाई है कि कांच के बर्तन में खाना खाने से क्या फ़ायदे होते हैं शरीर में, चांदी के चम्मच से खाने में क्या फ़ायदे होते हैं शरीर में, वो उन्होंने दिखाया है। मिलेट खाने से, जो कोदो, सावा, चीना, कौनी, हम लोग गांव में थे, मतलब बचपन में हमारा गांव में बीता है, लेकिन वहाँ पे उस खाने से कितनी मजबूती शरीर में होती थी वो उन्होंने दिखाया। अभी देखिए G20 की सफलता पर पूरा देश गदगद है, लेकिन भारतीय गदगद हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान है, बोल रहे हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं सफलता को। इसको वो इसलिए परेशान है कि उनकी रोटी नहीं सेक रही ना। G20 के मतलब उनके यदि सरकार में G20 होता तो करोड़ों रुपए तो डकार गए होते, वो करोड़ों रुपए तो रोड के उसमें, मतलब रोड बनाने में और इसमें ओलंपिक, जैसे ओलंपिक खेलों में इन्होंने डकारे तो वैसे डकार गए। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने डकारे तो उन्होंने डकारने को नहीं मिला, इसलिए वो नाराज है। अगर G20 की अध्यक्षता मनमोहन सरकार में भारत को मिलती है तो क्या हो? बिल्कुल नहीं होता, कोई इस लेवल का होता ही नहीं कि वो दुबई का शेख आया 2 दिन एक्स्ट्रा रह के गया और यहाँ पे सब कुछ करके गया, होता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि उनकी वो मेंटेलिटी उनसे मिलती ही नहीं थी कभी भी। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। G20 की अध्यक्षता अगर मनमोहन सरकार में कांग्रेस को मिल जाती है कैसा होता? तो शायद हमारी पैर की चप्पल भी गायब हो जाती, शायद हमारे पैर की चप्पल भी गायब हो जाती, क्योंकि ये घोटालेबाज है। ओलंपिक घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, 2G पहले। अब ये देखो, मोदी के राज में हम 5G चला रहे हैं, इनके राज में हम 2G पे थे। ठीक है मेरे भाई, आज मोदी जी ने वो काम करके दे गया। G20 43 साल की उम्र हो गई, कभी सोचा भी नहीं था क्या होता है G20। ठीक है, कश्मीर में झंडा फहराने के लिए कभी सोचा नहीं था, डर लगता था यार वहाँ गोली मार देगा आतंकवादी। आज हम चौड़े से जाते हैं। राम मंदिर ये कहते थे बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। तो भैया मोदी जी ने तो वो काम करके दे दिया। पिछली इनकी 10 साल की सरकार भी देखी कि सिलेंडर की लाइन में लगना पड़ता था, बिजली के बिल भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, हर चीज़ में लाइन में लगना पड़ता था। तो मोदी जी के आने के बाद तो मोबाइल से 1 मिनट में सारा काम हो जाता है। पहले एक व्यापारी डरता था कि 1-1.5 लाख रुपए लेके जाऊं कि जेब ना कट जाए। आज वो चौड़ा हो गया आता ट्रेन के अंदर बैठ के, बस के अंदर, उसे पता है मेरे मोबाइल के अंदर ही बायोडाटा है मेरा जो भी है। तो भैया मोदी योगी ने जो करा है देश के लिए वो सबको पता है। तो भैया G20 पहले हमारे जो गोरे जाते थे ना, वो बोलते हैं हिंदुस्तान ना एक सपेरों का देश है, जादू टोना वाला, बीन बजाने वाला देश है। आज वो कंट्रियां आके हिंदुस्तान को देख के गई हैं कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया। कहीं सांप नहीं मिला, कहीं सांप नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले, आज कहाँ से कहाँ चला गया। तो भैया मोदी जी और योगी जी जिस रफ्तार से देश को आगे लेके जा रहे हैं ना, अगर हमने कांग्रेस पार्टी को 65 से 70 साल हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं और शायद कुछ हमने भी दिए हैं, तो 35 से 40 साल तो बीजेपी के भी बनते हैं मेरे भाई।
देखिए G20 में जिस हिसाब से हम बात करें उस पूरे विपक्ष की, जो विपक्ष पूरा सनातन को गाली देने में लगा हुआ है, वही G20 में हमने सनातन संस्कृति की पूरे देश की जो संस्कृति है उसको हमने G20 के अंदर देखा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी आए, अपनी वाइफ के साथ आए, अक्षरधाम मंदिर गए, 1 घंटा बिता के आए। इन विपक्ष वालों से पूछो, तुम लोग कभी मंदिर जाते हो? तुम तो 15 मिनट नहीं जाते। तुम कहते हिंदू को जो टीका लगाता है मंदिर में जाता है वो लड़कियां छेड़ने जाता है। तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री थोड़ी ना चाहिए। ये कभी हमें राक्षस बोलते हैं, कभी सनातन धर्म को ख़त्म करने की बातें करते हैं, कभी बजरंग दल को ख़त्म करने की बात करते हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि हिंदुओं ने इनका बिगाड़ क्या दिया। अगर हिंदुओं से इतना बिगाड़ खाता है तो हिंदुओं से वोट मांगते क्यों? आज मोदी जी और को हराने के लिए तुम इतनी ताकत लगा रहे हो, इतनी ताकत तुम पाकिस्तान को हराने में लगाते ना, चाइना को पीछे हटाने में लगाते ना। इतनी ताकत जब लगाते, अब इतनी ताकत लगा रहे हो एक सच्चे इंसान को गिराने के लिए। अरे मेरे भाई, मोदी जी वो चढ़ते हुए उभरते हुए सितारे हैं, वो सूरज के पर बैठे हुए इंसान है। तुम ये नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो, रेंगते रहो, तुम गालियां बकते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारा एक ही है, पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, टमाटर। हम इन चीज़ों के लिए मोदी जी को नहीं लेके आए, हम मोदी जी को लेके आए थे अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, ठीक है नहीं। हमें मोदी जी अच्छे लगते हैं और मैं तो कहता हूँ जब तक मेरी सांसें चल रही है और मेरी ज़िंदगी बची हुई है, यही मोदी जी को लग जाए। जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ, बस। ऐसा चाहते हैं? हाँ बस। लेकिन स्टालिन जिस हिसाब से कहते हैं कि वास्तव में ही सनातन धर्म कोरोना है अपने आप में। हम कोरोना ही तो हैं, मोदी जी के साथ हैं। हम कोरोना की वैक्सीन तो मोदी जी के साथ हैं। हम तो सनातन धर्म है ही कोरोना भाई। हम मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। ये हमें कितनी भी गालियां दे ले, कुछ भी कह ले, हम जाएंगे मोदी जी के साथ। ठीक है, G20 की सफलता को आखिर विपक्ष पूरा पचा क्यों नहीं पा रहा है और पूरा देश महान बता रहा है और उससे गदगद है और उसकी सफलता पर जश्न मना रहा है? सर देखिए, विपक्ष की बात नहीं करिए, कुछ लोग नहीं पचा पा रहे हैं, कुछ चिरकुट नहीं पचा पा रहे हैं। जैसे बात करते माननीय 4 बार माननीय बोलो राहुल गांधी जी, ये नहीं पचा पा रहे। सोनिया गांधी जी नहीं पचा पा रही, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी वो नहीं पचा पा रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी तारीफ करी है, मनमोहन सिंह जी ने तारीफ करी, शशि थरूर जी भी तारीफ कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन तारीफ कर रहे हैं। तो भाई साहब ये कांग्रेस की नीयत में खोट है। जहां भारत की तारीफ होती है वहां ये लोग देश का विरोध करने लग जाते हैं। आपको मोदी जी से पीड़ा है, आप उनको बोलते तो हैं दो मुँहा सांप, आप उन्हें बोलते हैं ना मौत का सौदागर, आप उन्हें बहुत कुछ बोलते हैं, उनको गाली दीजिए, वो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसका जवाब आपको जनता देती है और ऐसा तमाचा मारती है वोट के माध्यम से कि आप दूर दूर तक सुपड़ा साफ हो जाता है। पर आप मोदी जी को गाली देते देते कम से कम भारत देश को तो मत गाली दो। आज G20 में 20 देश के डेलीगेशन यहाँ पर आए और भारत का गौरव बढ़ा दिया, भारत का मान बढ़ा दिया। आज इस देश में क्रिकेट के इतने ज़्यादा प्रेमी हैं। आप बात करिए 1983 में भारत सिर्फ क्रिकेट में क्या होता था, केवल भाग लेने के लिए जाना जाता था। आज की डेट में जब भारत की टीम जब वर्ल्ड कप क्रिकेट में खेलती है ना, तो सब कहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार है। इससे पहले हमारा देश कूटनीति में सिर्फ जाकर के मनमोहन सिंह जी चौथी रो में खड़े हो जाते थे ऐसे हाथ बांध करके। आज हमारा देश पूरे विश्व को बता रहा है कि किस राह पर चलना है और पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की तारीफ कर रहा है। ये बात अभिषेक ठाकुर तो नहीं कह रहा मोदी इज द बॉस, ये बात ऑस्ट्रेलिया का पीएम कह रहा है, ये बात ऋषि सुनक कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को आना चाहिए, पूरे विश्व को आना चाहिए। ये बात जो बाइडेन बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है कहीं ना कहीं उसकी सराहना होनी चाहिए। और ये जो बात करते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण, तो इनको बता देना चाहता हूँ 7 मुस्लिम सबसे बड़े मुस्लिम देश, 7 मुस्लिम सबसे बड़े देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया प्रधानमंत्री जी को। अगर वो मुस्लिम से हेड करते तो सऊदी अरब क्यों देता उनको सम्मान। आज UAE का डेलीगेशन आया हुआ है, उनके नेता क्राउन प्रिंस खुद बोल रहे हैं कि हमें गर्व महसूस होता है कि भारत हमारा मित्र है। और यहाँ ये लोग तुष्टिकरण की बात करते हैं। G20 से देश की इकोनॉमी में 0.77% का फायदा हुआ है। हमारी इकोनॉमी बहुत ही जल्द डबल डिजिट में आने वाली है। हमने 5 ट्रिलियन की बात करा था, यहाँ पर 3.84 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन चुका है इस G20 के बाद। अब सपना नहीं है
ये पूरा होने वाला है, साकार होने वाला है जब वो कॉरिडोर बनेगा। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं G20 को देश को क्या फ़ायदा। भैया जब बाहर के लोग आकर के यहाँ पर कंपनियाँ लगा रहे हैं, इस देश में कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, इस देश में उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड यहाँ पर पैसा लगाएगा तो नौकरियाँ लगाएगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो आय ख़त्म करने की, खर्चा करने की शक्ति बढ़ेगी। और इकोनॉमी अर्थशास्त्र का नियम है ये कि भाई साहब जब आपका इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, जब आपकी इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए और कंटिन्यू चलना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए किसी के पॉकेट में। जब वो आएंगे, पैसा देंगे, जनता खर्च करेगी तो कंट्री अपने आप ग्रोथ में जाएगी। G20 के समय में लगभग 20 देशों के अपने जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत से हाथ मिलाने के लिए आतुर होते हैं और यहाँ पर आते हैं, लेकिन ऐसे मौके में राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। देखिए यही इसी चीज़ की निंदा करता हूँ मैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, अगर सबसे ज़्यादा कोई कहेगा ना देश विरोधी पार्टी कौन है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लूँगा। अरे भैया चीन से कितना पैसा लिया सोनिया गांधी जी? राहुल गांधी जी आप बता दो, एक बार खुल करके बता दो, आप चीन के गुणगान क्यों गाते रहते हैं? आप ये बता दो मेरे को। अगर भारत में, जब भारत के विश्व के 135 देश, सर 20 देश नहीं, 135 देश के लोग आते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं, 20 तो वो हैं जो इसमें हिस्सा हैं, कई सारे तो वो हैं जिनको भारत ने निमंत्रण दे करके बुलाया, जो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं है। यहाँ तक हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी खुद कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी विकसित देशों की तो बात कर रहे हैं, पर जो विकासशील देश हैं उनकी भी अगर आवाज़ बनने का कोई काम कर रहा है तो वो भारत और नरेंद्र मोदी जी हैं। पर राहुल गांधी जी, आपने ऐसा क्या ईमान बेच दिया है चीन को, या ऐसा क्या हित आपका लगा हुआ है चीन के साथ? ये अभी लद्दाख गए, वहाँ से जा कर के कह रहे हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अरे भैया आपके पिताजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपके पिताजी ने लोकतंत्र के मंदिर से खड़े होकर के बोला कि 45,000 किलोमीटर ज़मीन हमने चीन को दे दी क्योंकि वो ज़मीन बंजर थी। तो एक नेता ने पूछ लिया कि भाई साहब आपके भी सर पे बाल नहीं उगते, ये भी बंजर है, जा कर के दे दो चीन को। जिन लोगों ने खुद ये ज़मीनें देने का काम करा, देश को तोड़ने का काम करा, आज वो देश के जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी क्या करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अरे भैया एक तरफ निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को साथ लेके चलते हैं, जो JNU से खड़ा होकर के बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक तरफ ये लोग क्या कहते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बुरहान मानी के डेथ पर ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अफजल का कातिल कौन था? सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सुनाई थी, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट को भी बोलती है कि अफजल हम शर्मिंदा तेरे। ये तो इनकी मानसिकता है। लास्ट में एक शायरी के माध्यम से ख़त्म करना चाहूँगा कि न मंजिल न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है, इनकी नाव टूटी पड़ी, कैसे चलेंगे आगे।